वही कमीन मिश्रा है ना जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था, और आज ये इतना ज़बरदस्त एक बम बन गया है। आतंकवाद की पहली पसंद जो है वो कमीन मिश्रा बन गया है। किसी भी स्टेट में अगर दंगे भड़कवाने होते तो कमीन मिश्रा को कॉल करा जाती, ओए कमीन चल जल्दी से आ, यहाँ पर अपनी कमानत दिखा। तो कमीन मिश्रा की बात का और गधे की लात का आप यकीन मत करें, ये एक आतंकवाद सोच का एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत के संविधान को लगातार कुचलता चला रहा है, लगातार गाली देता चला रहा है, लगातार ये एक ऐसा जालिम इंसान है जिसकी वजह से आज नफरती चिंटू जो है इसको अपना आका मानते हैं। जन्म कुंडली का गाल नहीं चाहिए कि उनके पास कितना पैसा पहुंचा, बीजेपी उनको कौन सा पद देना चाहती है। और दूसरी बात, उनके ज्ञान में इजाफा करने के लिए ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा, उनको बताइए व्हाट्सअप एजेंडा अच्छा है लेकिन व्हाट्सअप से तमाम ज्ञान नहीं लिया जाता। उन जाहिलों को ये बताइए कि जब इस्लाम बना था क्या उस वक्त मोबाइल थे, क्या उस वक्त लाइट थी, क्या उस वक्त लाउड स्पीकर थे? उस वक्त कुछ नहीं था। क्या आपने पंडितों की बीवी को बिकनी में देखा है? क्या ये लहंगा चुन्नी में नहीं आती? क्या इनका सर नहीं ढका होता? क्या घूंघट नहीं निकला होता? तो उस वक्त ये हिजाब क्यों ओढ़ती हैं? औरत जो है वो सिर्फ औरत रहती है। जब वो पैदा होती है, हिंदू समाज की बात करी तो वहाँ आपको किसी औरत का नाम नहीं पता होता। जब वो पैदा होती है, फलाने की बेटी, हाँ ये कबीर सिंह की बेटी है, या जमालू की बेटी है, या राम सिंह की बेटी है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, ये काली चरण की बीवी है। उसके बाद वो बच्चों की माँ बन जाती है, तो ये रामू की माँ। अंजना ओम कश्यप और तमाम मीडिया वाले मीराज भान मीडिया जो है रो रहे हैं कि मोदी जी हमें घुसने नहीं दिया ऑडिटोरियम में जहां आप गए थे। हम तो आपके चाटुकार हैं, हम तो आपके तलवे चाट चाट के खट्टी मीठी डकारे लेते हैं, उसके बावजूद हमें जाने नहीं दिया। तो मोदी जी ने पिंड छुटाया। मोदी जी यूँ थोड़े कहते ओ चुप हो जा दो कौड़े की पत्रकार। एक नेता है बीजेपी के तेजिंदर सिंह बग्गा, उनको लेके आजकल बड़ी सियासत हो रही है। केजरीवाल की पुलिस उन्हें लेके जाती है पंजाब की तरफ, मोदी जी की पुलिस या कहो कि बीजेपी की पुलिस उन्हें रोक लेती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्या कहना चाहती है इस पर जो राजनीतिक बवाल मचा है उसके बारे में? देखिए बहुत ज़्यादा अभी आपने जैसे मुद्दे देखे कि चल रहे थे, बुलडोज़र का चल रहा था, मस्जिद का, हलाल का, हिजाब का चल रहा था। अब ये पब्लिक थोड़ी बोर हो गई तो तड़का लगाने के लिए बग्गा को कुदाया गया। बग्गा भी एक ऐसे ही फर्जी सरदार है, जैसे सारे फर्जी देशभक्त बनते हैं, भगवा जितने भी बंदर हैं, ऐसे ही बग्गा का भी मकाम आता है। बग्गा ने जिस तरह केजरीवाल को टारगेट करा और उसको आतंकवादी बताया, और बीजेपी के एमपीज़ ने उसको तुगलक बताया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अगर केजरीवाल तुगलक है तो मोदी साहब भी हिटलर से कुछ कम नहीं है। तो ये आपसी एक स्कैंडल है, एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाली पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पुलिस जो है, एक पुलिस को आप पुलिस ना समझ के एक वर्दी वाला सर्टिफाइड गुंडे अगर आप बोलें तो ये आपस में उलझ बैठी हैं। चाहे वो पंजाब की पुलिस यानी केजरीवाल की पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा की पुलिस बीजेपी की पुलिस हो, और चाहे वो दिल्ली की पुलिस सेंटर की पुलिस हो। तो ये तमाम आपस में घमासान कर रही हैं और इसमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है। तमाम लोग देख रहे हैं, दुनिया में भारत की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है, और मुद्दों से जिस तरह दिमाग हटाया जा रहा है उसमें भी बड़े भक्त कूद कूद के मज़ा ले रहे हैं। तो मैडम आप तो फर्जी बग्गा बता रही हैं उन्हें, जबकि दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि वो असली सरदार है और केजरीवाल का पाला असली सरदार से, सच्चे सरदार से पड़ गया है, और वो जो है पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं केजरीवाल। ना ये जो कमीन मिश्रा है, पहले आप ये बताओ इस कमीन मिश्रा का स्टेटस क्या है? ये वही कमीन मिश्रा है ना जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था, और आज ये इतना ज़बरदस्त एक बम बन गया है। आतंकवाद की पहली पसंद जो है वो कमीन मिश्रा बन गया है। किसी भी स्टेट में अगर दंगे भड़कवाने होते तो कमीन मिश्रा को कॉल करा जाती, ओए कमीन चल जल्दी से आ, यहाँ पर अपनी कमानत दिखा। तो उससे वाली बात पूछो, अगर दुरुपयोग केजरीवाल ने करा है तो दिल्ली में जो तूने दंगे भड़काए थे और दिल्ली में जो तूने बिल्कुल लाइव आके तूने वीडियो बना के पुलिस को ओपनली धमकी दी थी, क्या उस पर FIR करी थी, वो दुरुपयोग नहीं था? क्योंकि वो तू सेंटर का पालतू है तो इसलिए तू अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी भौंक देगा। मध्य प्रदेश जाकर तूने ड्रामा करा, राजस्थान जाकर करा। तो कमीन मिश्रा की बात का और गधे की लात का आप यकीन मत करें, ये एक आतंकवाद सोच का एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत के संविधान को लगातार कुचलता चला रहा है, लगातार गाली देता चला रहा है, लगातार ये एक ऐसा जालिम इंसान है जिसकी वजह से आज नफरती चिंटू जो है इसको अपना आका मानते हैं। और अगर आप भारत के मीडिया की बात करते हैं तो आपको बर्लिन भी जाना होगा, जहां पर आप देखिए ओ माय गॉड, आपने देखा कि एक डायलॉग बड़ा मोदी जी का वायरल हो रहा है, जहां पर अंजना ओम कश्यप और तमाम मीडिया वाले मीराज भान मीडिया जो है रो रहे हैं कि मोदी जी हमें घुसने नहीं दिया ऑडिटोरियम में जहां आप गए थे। हम तो आपके चाटू
उकारे, हम तो आपके तलवे चाट चाट के खट्टी मीठी डकारे लेते हैं, उसके बावजूद हमें जाने नहीं दिया। तो मोदी जी ने पिंड छुटाया। मोदी जी यूँ थोड़े कहते ओ चुप हो जा दो कौड़े की पत्रकार, तुम सिर्फ हिंदुस्तान में मेरे हो, यहाँ पर तुम मेरे लिए पत्रकार हो, हिंदुस्तान में तुम मेरी सब कुछ होंगी या होंगे। तो मोदी जी ने ओ माई गॉड का और साफ निकल लिए। तो इनकी औकात तो बाहर जाकर पता चलती है। आपने अंजनाओं को सबको से पहले देखा होगा कि किस तरह ये यूएसए में जलील होकर आई थी, पेपर दिखाई थी कि मोदी जी के बारे में न्यूज़ होगी, वहाँ पर टाइम फिश कुछ भी न्यूज़ नहीं थी। तो ये पत्रकारिता की तमाम लेवलों से नीचे जाकर गिर गए। अगर आज के दौर में सुनहरे लफ्ज़ों में पत्रकारों का नाम आएगा तो उनमें आप जैसे लोगों का आएगा जो स्ट्रीम चैनल पे ना होके एक सोशल साइट पर अपने खिदमात भी दे रहे हैं, अपने पे केस भी करवाते हैं, जेलों में भी जा रहे हैं। 24 घंटे बैठ के ये आप अब देखिए कि स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और मुसलमानों को गालियाँ देते रहेंगे, तो आप देखिए कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह मुसलमान भी तो बैठते हैं जाके टीवी चैनल में, तो वो भी तो बेइज्जती नहीं, तो वो तो दो कौड़ी के पत्रकार भी नहीं, वो तो एक कौड़ी के पत्रकार वो है स्कॉलर बनकर चले जाते हैं। उन लोगों को तो यही तमीज़ नहीं, उनकी अपने घर में तो औकात कुछ होती नहीं, इस्लाम के बारे में उन्हें कुछ पता होता नहीं, ना दीन का पता ना दुनिया का। लेकिन ये एक कौड़ी के अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमान स्कॉलर बन के टोपियाँ लगाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में ये गलत है वो गलत है। तो इन लोगों की ही वजह से और स्ट्रीम चैनल की ही वजह से आज इस्लाम भी खतरे में, आज इस्लाम को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। खतरे में तो खैर नहीं है, इस्लाम की गारंटी खुदा ने ली है, लेकिन इस्लाम को जो डैमेज कर रहे हैं वो यही घटिया लोग कर रहे हैं जिनको ज़रा सी नॉलेज नहीं है, लेकिन पैसे के लालच में 5-5 हज़ार के लालच में जाकर स्ट्रीम चैनल पर बैठ जाते हैं और इस्लाम को गालियाँ दिलवाते हैं, मुसलमान को गालियाँ दिलवाते हैं, हिजाब को गालियाँ दिलवाते हैं। तो यही ड्रामा चल रहा है। आप जिस तरह देखिए कि लाउड स्पीकर को कहा गया, उसी पे मैडम एक सवाल है लाउड स्पीकर वाले पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का लाउड स्पीकर, जैसे कि हिजाब के मामले में कह दिया गया था कि वो भी एसेंशियल पार्ट नहीं है, और अब माइक के बारे में लाउड स्पीकर के बारे में कहा गया है। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो पहले तो जिन जज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, पहले तो ज़रा आपको उनकी जाके जन्म कुंडली का गालनी चाहिए कि उनके पास कितना पैसा पहुंचा, बीजेपी उनको कौन सा पद देना चाहती है। और दूसरी बात, उनके ज्ञान में इजाफा करने के लिए ये वीडियो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, उनको बताइए व्हाट्सअप एजेंडा अच्छा है लेकिन व्हाट्सअप से तमाम ज्ञान नहीं लिया जाता। उन जाहिलों को ये बताइए कि जब इस्लाम बना था क्या उस वक्त मोबाइल थे, क्या उस वक्त लाइट थी, क्या उस वक्त लाउड स्पीकर थे? उस वक्त कुछ नहीं था, कच्चे मकान होते थे, गाँवों में 20-20, 25-25 घर होते थे, मस्जिद की छत पर कोई भी जाकर अजान दे दे तो पूरे गाँव को आवाज़ आ जाती थी। इन जाहिलों को ये भी बताइए कि अजान का मतलब क्या है। अजान का मतलब है कॉल करना, आओ मेरी तरफ आओ, अल्लाह ताला कह रहा है आओ मेरी तरफ आओ। एक ऐलान है, एक अनाउंसमेंट है, एक पैगाम है जो 5 वक्त अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। कितनी देर का दिया जाता है? मात्र 2 मिनट के लिए। उसमें ही इनके पेट में उड़द चावल बनना है, उसमें ही ये लेबर पे ले लेके मरे जा रहे हैं और उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं कि असेंशियल पार्ट है, इस्लाम में था ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं था। जब लाइट नहीं थी, ये एक डेवलपमेंट नहीं था, जब इस्लाम में पहले फिर इस्लाम से आप देखिए पहले जाकर देखिए सब चीज़ें कच्ची थी, जब लाइट ही नहीं थी तो फिर लाउड स्पीकर कैसे आएगा? तो ये लोग जाहिल हैं। इसी तरह आप देखिए कर्नाटक में जज को खरीद के स्टेटमेंट दिया गया कि भाई हिजाब जो है वो इस्लाम में कंपलसरी नहीं है, और 2-2 कौड़ी के लोग जाकर जो अपना आपको नाम मात्र मुसलमान कहते हैं स्टूडियो में जाकर भौंक रहे हैं कि नहीं कलाम पाक में तो लिखा ही नहीं कि बुर्का ओढ़ो। हाँ बिल्कुल नहीं लिखा। आपके हिसाब से हिजाब के बारे में कोई नहीं, एक बात देखिए ना, हिजाब जो होता है, हिजाब को कहते हैं पल्ला, वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। हिजाब और एक तरह का जो है एक मिजाज हुआ या कुछ हुआ, या हर किरदार वो हर जगह है, चाहे वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो। नहीं, हिजाब में कोई कैद नहीं होता, हिजाब एक इज्जत है। आप बताइए, आपने किसी दूसरी कम्युनिटी में आप शादी को उठाकर देखिए, क्या आपने पंडितों की बीवी को बिकनी में देखा है? क्या ये लहंगा चुन्नी में नहीं आती? क्या इनका सर नहीं ढका होता? क्या घूंघट नहीं निकला होता? तो उस वक्त ये हिजाब क्यों ओढ़ती हैं? यानी हिजाब कहीं ना कहीं इनके धर्म में भी है, पल्ला इनके धर्म में। आज भी आप गाँवों में चले जाइए, गाँव में पता ही नहीं चलता है, औरत जो है वो सिर्फ औरत रहती है। जब वो पैदा होती है, हिंदू समाज की बात कर रही हूँ मैं, नॉन मुस्लिम समाज की बात, जब आप गाँवों में जाते हैं तो वहाँ आपको किसी और का नाम नहीं पता होता। जब वो पैदा होती है, फलाने की बेटी, हाँ ये कबीर सिंह की बेटी है, या ये जमालू की बेटी है, या राम सिंह की बेटी है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, ये काली चरण की बीवी है, उसके बाद वो बच्चों की माँ बन जाती है तो ये रामू की माँ है। तो यानी उस औरत का वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पड़ोसियों को, ख़ानदान वालों को उसका नाम ही नहीं पता चलता। तो जहाँ पर तुम्हारे यहाँ इतना जुल्म होता है औरत पे, पहले तो उसको नाम देना सीखो, पहले उसको नाम बताओ ना, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म है। कभी वो पहले तो बेटी बन जाती है, फिर वो बीवी बन जाती है, फिर वो माँ बन जाती है, उसका नाम खो जाता है और वो पल्लू में रहती है, वो घूंघट में। हाँ, मुसलमानों के खानों में झांक रहे हैं, मुसलमानों के घरों में झांक रहे हैं, मुसलमानों के कल्चर में झांक रहे हैं, मुसलमानों के अपने यहाँ कुछ नहीं बताते। ये अपने यहाँ सारी इनकी सब गोलमाल है, सब गोलमाल इनके यहाँ जाकर देखो, गाँवों में जाकर देखो इनके यहाँ क्या
लठ बचता है औरत के ऊपर, किस तरह पिटती है, देवरों से भी पिटती है, जेठों से भी पिटती है, ससुर से भी पिटती है, और घूंघट में सारी जिंदगी रहती है, घूंघट में पैदा होकर घूंघट में मर जाती है। तो वहाँ पर नहीं कहेंगे आप कुछ? नहीं मैडम, कहा तो ये जाता है कि इस्लाम में जो मतलब जो मुसलमान महिलाएं वो खतरे में हैं, उन्हीं के लिए 3 तलाक का बिल जो केंद्र सरकार ने पास करा, क्योंकि ये प्रताड़ित है, इनका शोषण होता है, इसलिए तो केंद्र सरकार लाई थी मोदी सरकार। एक बात बताइए, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान की औरतें खतरे में। अभी जो ललितपुर में हुआ 13 साल की जो बच्ची थी वो मुसलमान थी, और जिन्होंने इज्जत गैंग रेप करा वो मुसलमान थे। थानेदार ने, एसएचओ ने गैंग रेप कर दिया। जब एक बच्ची थाने में आती है कि मुझे 4 लोग अपहरण कर ले गए और मेरे साथ गैंग रेप करा, उसके बाद एसएचओ कहता है 4 लोग तो कर चुके, चल हम इस गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो यानी इनके हम्माम में सब नंगे हैं। तो जहां पर आप देखिए कि चंदौली वाला केस भी देखिए कि किस तरह पुलिस वालों ने घर में घुस के एक ऐसी लड़की को मार डाला जिसकी कुछ दिन बाद शादी थी, और उसको मारने के बाद यहीं नहीं रुके, उसको ले जाकर पंखे पर लटका दिया। तो यहाँ पर पुलिस ही जो रक्षक है वो भक्षक बन गई है। और जितने भी केस हैं ये मुस्लिम समाज के साथ नहीं आ रहे। तो खुदारा मुस्लिम समाज को नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान, तुम्हारे आलतू फालतू उल जलूल बिल। तुम्हें अगर कुछ काम करना है 20% को एक तरफ छोड़ दो, तुम 80% के लिए काम क्यों नहीं करते? उनके लिए क्यों बिल नहीं बनाते? क्यों मेरी माएँ बहनें रुसवा होती फिर रही हैं? क्यों उनको लटकाया जा रहा है? अभी आप देखिए कि एक बच्ची अस्पताल में मर गई, किस तरह उसको एसडीएम कैसे हड़का रही है, चल निकल, गाजियाबाद की बात है। तो ये सिर्फ 80 वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 20 की तरफ तमाम दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान सब्र शुगर का नाम है, मुसलमान कुछ बोलेगा नहीं, मुसलमान अमन अमान का नाम है। आप देखिए कितना हुआ, अभी ईद के दिन ही 2 मुसलमानों की तरह मॉब लिंचिंग करी गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान राम भरोसे चलने वाली कौम है भारत के अंदर। इनके जितने भी हाई प्रोफाइल लीडर हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो कुछ नहीं करते। वो फर्रानवीसी कब करते हैं? जब सरकार उनको कहती है लो भाई ये जाकर बोल दो कि चांद रात, आज चांद नज़र आ गया, कल ईद है, कोरोना आ गया है, मास्क लगा लो। जिसके बारे में बोलिए आपको खुद पता है, जामा मस्जिद के इमाम साहब के बारे में बोल रही हूँ कि आप देखिए कि जहांगीरपुरी में क्या क्या हो गया। राजस्थान में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, खरगोन मध्य प्रदेश में कितना जुल्म ढाया गया, लेकिन ये तमाम के तमाम बॉन्ड लगा के मुस्लिम रहनुमा चुप रहे। लेकिन जैसे ही इनका फार्म हाउस था उसको लीगल को इलीगल या इलीगल को लीगल करार दिया गया, फ़ौरन 10-15 दिन बाद ये निकल कर आया। इन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है कि जहांगीरपुरी में मुसलमानों को जो है वो गलत करा गया, उनके डेमोलिशन करा गया, हम ईद नहीं मनाएंगे। ये ईद आपके लिए नहीं, ये अपने फार्म हाउस की वजह से कह रहे थे, आपके साथ नहीं है। तो जिस कौम के रहनुमा ऐसे होंगे, सरकार बाकायदा डिवाइडेशन करवाती है और तुम आराम से करते हो। तो जब तक तुम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी इन चीज़ों से नहीं निकल कर आओगे, कादियानी वादियानी से, तब तक तुम भारत में इसी तरह पिटते भी रहोगे, छिदते भी रहोगे। और तुम्हारे चवन्नी चोर नेता जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं, वो स्ट्रीम चैनल पे जाके इस्लाम को भी सेंध लगाएंगे, तुम्हें भी सेंध लगाएंगे और तुम्हें आतंकवादी बनाने में अहम रोल अदा करेंगे।